हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज करेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट हमारे पास लिमिट्स। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमने लिमिट स्टार्ट किया है तो इसके साथ जो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं ना जितने भी टॉपिक सारे एक साथ ही हमें करने पड़ेंगे। जैसे इसके बाद अगर हम करें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, आगे इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक है ना हमें एक साथ करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने वहां पे किया था 3D हमारे पास कॉनिक सेक्शन सारा, तो ये सारे क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड है। तो अगर कंटिन्यूटी करेंगे उसमें लिमिट का यूज आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे उसमें कंटिन्यूटी का यूज आएगा। तो इस तरह से ये सारे कनेक्टेड है और इसी को मैंने सेपरेट करके वैसे सब टॉपिक बनाया है, जैसे मैंने 30 टॉपिक बोले हैं। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो उसमें से एक टॉपिक पहले लिमिट है, तो पहले हम करेंगे सिर्फ जो लिमिट का है, फिर कंटिन्यूटी का, फिर डिफरेंशिएबिलिटी का, फिर इन दोनों के बीच में जो कंपेरिजन है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उस तरह से जो टॉपिक है उस तरह ये करेंगे। तो काफी डिटेल में करेंगे, तो आपको आई होप समझ में आएगा पूरा पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट से होता क्या है। तो लिमिट की बात करें अगर सॉरी, लिमिट जैसे आपने देखा होगा, लिमिट हमारे पास मैं वैसे ऐसे लिखता हूँ। लिमिट मीन्स की जो तो सिंबल है लिखने का, अगर अदरवाइज लिखने को आप पूरा लिमिट भी लिख लो, अदरवाइज कई जाने इस तरह से लिखते हैं लिमिट्स। तो जो जैसे मर्जी लिख लो, मैं इस तरह से लिखूंगा तो आप इस तरह से समझ के चलो। बाकी इसमें लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मान लो ऐसे होता है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, मान लो हमारे पास 1 दिया है, जहां पे हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मैंने एफ एक्स ही लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से लिमिट में वैल्यूज आती हैं। अब एक्स अप्रोच कर रहा है, जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप्रोचेस टू। ये जो हमारे पास है इसका सिंबल का मतलब क्या होता है, या तो इसको बोलते हैं हम अप्रोचेस टू, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं 10 टू। ठीक है, टेंस टू। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 की, 1 तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा, बिल्कुल उसके क्लोज टू 1 होगा। तो क्लोज टू 1। अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल में हमारे पास क्या होता है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए होता है, जहां पे एफ एक्स कुछ भी होगा। अब इसका मतलब होगा कि एक्स अप्रोच टू ए को कर रहा है अगर हमारे पास, तो जहां एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए। ठीक है, एफ ऑफ ए। लेकिन ये कब होता है, अगर हमारे पास इक्वल है। तो लिमिट में क्या होता है, जो हमारे पास इक्वल नहीं होता लेकिन उसके क्लोज टू होता है। जैसे 1 की बात की ना, तो 0.9999 आएगा, तो ये क्लोज टू 1 है लेकिन 1 नहीं है। इसी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.00001। तो ये भी हमारे पास क्लोज टू 1 है लेकिन 1 नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, जो लिमिट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं अप्रोच करती है जो भी वैल्यू, तो वो उसके 10 टू होती है। मीन्स कि उसके अप्रोक्सीमेटली माइनर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसको निग्लिजिबली बोल सकते हैं। तो वो हमारे पास होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, लिमिट्स होती हैं सारी की सारी। अब लिमिट्स के बाद हमारे पास बात आती है कि इसको 2 तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लिमिट को सोल्व करने के लिए। और जो फर्स्ट वे है ना, वो उसमें हम वही करते हैं कि अप्रोचेस वाली वैल्यू को इक्वल टू प्रूव कर देते हैं। तो पहले करते हैं, 2 मेथड है हमारे पास। तो करते हैं केस 1। वैसे जितना भी अभी इसमें मैं करवाने वाला हूँ सारा का सारा केस 2 में चलेगा। केस 1 ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का है, तो वो समझ लो, कुछ नहीं है इसमें। केस 1 को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या करना है कि जो भी वैल्यू होगी उसको सीधा सीधा क्या कर देना है, उसमें पुट कर देना है। इसमें अब क्या है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स इनफाइनाइट मीन्स कि हमारे पास कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है ना। तो इनफाइनाइट मान ली कोई भी वैल्यू, इसका मतलब। तो अगर हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट है, तो देन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जैसे मैंने बोला जनरल के लिए है, तो एफ ऑफ एक्स, अब एक्स अप्रोच टू ए कर रहा है लेकिन ये इक्वल टू ए नहीं ना होता। लेकिन अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, हम पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू वही वैल्यू। तो इसको वो बोलते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये चीज आ गई हमारे पास, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो एफ ऑफ ए होता है ना, वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इस चीज को याद रखना आपने, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद आता है ना आंसर। अगर हमारे पास एफ एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया, अब हमारे पास मान लो एफ एक्स क्या दिया है, 2x + 3 दिया है, तो एफ की जगह हमने ए पुट कर दिया, तो 2a + 3 आ गया ना जो। तो जे हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो इसी तरह से जो हमारे पास राइट हैंड साइड होता है, वो तो हम कहीं भी लिख सकते हैं वैसे, मतलब कि जो लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास, जो वैल्यू आएगी या कुछ भी आएगा, उसको क्या बोलते हैं, हम वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और वैल्यू ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो लिमिट्स में इसका यूज नहीं होता है।
इसका सारा का सारा यूज कहाँ होता है, कंटिन्यूटी में होता है, लेकिन जहां इस पे क्या इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, तो वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ अभी आपको। अभी आप ये याद रखो कि ये चीज क्या है हमारे पास, इसको वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। जो हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद आएगी, कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी ना, तो क्या है वो वैल्यू किसकी है, फंक्शन की। इस तरह से वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, बाकी आप समझने के लिए कुछ भी मान के चलो इसको। अब केस 1 है हमारे पास, वो यही है, क्या करना है, मेथड और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास क्या आया होगा एग्जाम में, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 2x+3 इस तरह से फंक्शन दिया होगा, ठीक है। अब इसको कहेगा कि वो आंसर नीचे 4 ऑप्शन आपको पता है जैसे दिए होंगे, तो क्या करोगे, आपने पुट करना सीधा जहां पे 1, तो 1 क्या आ गया, 2+3 = 5, हमारे पास क्या आ गया आंसर है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कब करना है और कब हमारे पास इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि हम तो हर जगह इसको पुट कर सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इसको पुट करना है, कहाँ पे इसको पुट नहीं करना है। तो जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आ जाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जो तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी ना जो हमारे पास, वहां पे हम इसको पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, तो इसका आंसर 5 नहीं होगा, लेकिन करने को पुट करने को हम 5 का लिख देंगे। एग्जाम में आपको ऑप्शन में दिया भी होगा ऐसे ऑप्शन, तो कभी भी आपने वो गलती नहीं करनी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कभी भी हमारे पास क्या होती है, उसमें हम सीधा पुट नहीं करते। अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो फिर हम सीधा पुट करते हैं। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या और उसको कैसे जानना है, तो वो अब देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग समझ लेते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। तो अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या, तो वो हमारे पास केस 2 में ही आती है। तो केस 1 हमारे पास इतना ही है, अब इसमें हमारे पास है केस 2 में हमारे पास क्या भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई होगी, तो तब हमने क्या करना है, इसको सीधा पुट नहीं कर सकते, तो तब हमने कैसे निकालना है, तो वो हम देखते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया ना, मेथड 1 क्या हमारे पास सिंपल है, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर नहीं है तो सीधा पुट कर देंगे। और मोस्टली एग्जाम में क्या आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला ही आता है, मीन्स की सेकंड केस ही आता है, तो इसलिए इतना सिंपल नहीं आता कि सीधा पुट कर दो। लेकिन ऑप्शन में आपको आंसर ऐसे मिलेगा कि आपने सीधी वैल्यू लिमिट वो पुट कर दी और आंसर जो है वो ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही होती है मोस्टली। तो मैं बताता हूँ कितने टाइप की होती है और उसका सोल्व कैसे करते हैं। तो पहले मेथड समझना हमने कि कैसे सोल्व होता है सेकंड केस, उसके बाद मैं बताता हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे हो, सबका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। तो अभी आ जाओ केस 2 पे, सारा का सारा केस 2 पे ही चलेगा हमारे पास लिमिट क्योंकि हमारे पास जो केस 1 है वहां से क्वेश्चन आया नहीं हुआ कभी, बाकी आने को अगर आए तो सिंपल है, आपको समझ आ गई, कुछ नहीं पुट ही करनी वैल्यू। अब केस 2 क्या है, व्हेन f(x) इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या था, f(x) इनफाइनाइट था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आई थिंक गलत लिख दिया, देख लेना बाकी जो भी आप। अब क्या है हमारे पास, अब अगर f(x) के आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया हमारे पास, तो तब हमने यूज किसका करना है, तो तब हमने सेकंड केस का यूज करना है। उसमें किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले एक को करते हैं हमारे पास, इसको हम पूरा लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको मैं लिखूंगा इसी तरह से, लेफ्ट हैंड लिमिट LHLE लिखूंगा मैं बाद में, एक बार आपको मैंने लिख के बता दिया, ठीक है। अब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या होता है, तो इसमें हम लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं, तो क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू लेफ्ट हैंड की जब बात आएगी, मान लो हमारे पास ये क्या नंबर लाइन है, कोई नंबर लाइन में ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल ओरिजिन है इसका। अगर लेफ्ट में चलेगा तो क्या चले गया, माइनस में चले गया, अगर राइट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो गया। तो इसी तरह से चलना है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट आई तो माइनस में जाएगा, तो इसके ऊपर माइनस लगता है, ठीक है। सब बार जैसे है, इसको माइनस चाहे ना मानो, बार मान लो, वैसे माइनस ही होता है एक हिसाब से। तो ये क्या है, लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x), तो वो होती क्या है हमारे पास। तो इसमें अब हमारे पास क्या आता है, एक एक्स्ट्रा चीज आती है h, तो h को हम अप्रोच कर देते हैं 0 को। अब ये यहाँ पे 0 क्यों आया, अब 0 की जगह क्या आ सकता है, a आ सकता है, 1 आ सकता है, कुछ भी जो हमारे पास जहां पे दिया होगा। अगर मान लो जहां पे क्या दिया a है ना, इसकी जगह 1 है, पहले मैं एग्जांपल बात समझाता, पहले जन्नत देख लेते हैं। तो h अप्रोच टू 0 आ गया हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आएगा, अगर एक मिनट पहले हमारे पास इक्वल टू l के होगा ना, फिर मैं बताता हूँ, चलो ऐसे लिख लो, बाद में समझा देता हूँ। जे हमारे पास दिया इक्वल टू h अप्रोचेस टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f(a माइनस h), ठीक है। जहां पे a था तो हमने क्या किया, वही जो लिमिट होगी उसमें से माइनस कर देना है h को और h अप्रोच टू कर देना है 0 को, ठीक है। ये किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है।
अब यही आ गया अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, सेम आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। अब राइट को जा रहे हैं जब तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा, तो ऊपर हमने लिख दिया साइन प्लस का। ये होता है सिंबल के लिए, अगर एग्जाम में सीधा लेफ्ट राइट नहीं ना दिया तो यहाँ सिंबल से हमें पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है। अगर कुछ नहीं दिया तो हमारे पास सिंपल क्या दिया है हमारे पास, सिंपल लिमिट है, उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, जे वाली लिमिट बोलते हैं, मेथड फर्स्ट वाली। तो एफ ऑफ एक्स हो गया। अब इसमें अगर करना है तो लिमिट सेम एच अप्रोचेस टू तो जीरो ही होगा, लेकिन जहां पे क्या आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, अब ए की जगह अगर एग्जाम में क्या आ जाएगा 1 माइनस, जहां तो 1 माइनस एच, 1 जहां है तो 1 प्लस एच। ठीक है, उस तरह से आएगा। फिर जो क्वेश्चन बनेगा हमारे पास एग्जाम में उसमें क्या कर देना है, एच को जीरो पुट कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा वो लिमिट होती है। ठीक है, तो सिंपल सी होती है, प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ, लेकिन जो भी है हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट हो गया। अब हमारे पास इसके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट है, जहां से रिजल्ट से सिंपल सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी बोल लो, इसके फॉर्मूले बोलो, तो वो आपने याद रखनी है। प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो अगर आपको आ गए ना तो एग्जाम में उसके रिलेटेड एग्जाम्पल आपको डाल देंगे और वो प्रॉपर्टी का आप यूज करके 10 सेकंड भी लगेंगे क्वेश्चन को, अगर वो आपको प्रॉपर्टीज यूज याद होगी तो इसलिए प्रॉपर्टी याद करना हर चीज की काफी जरूरी है। प्रॉपर्टी के बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर ले, इसको थ्योरम बोल लो, प्रॉपर्टी बोल लो, रिजल्ट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, मेन है आपने याद रखनी है चीज। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कह रहा है अगर इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू कर रहा है जीरो को, जनरल के लिए बोल रहा हूं ना मैं, तो जनरल के लिए ए होगा, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू कर रहा है ए को, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट फाइनाइट, एग्जिस्ट फाइनाइट। अब मैंने क्या बोला था, जो मेथड फर्स्ट था वो इनफाइनाइट था, तो उसमें सीधी वैल्यू पुट करते थे। अब ये सारा कुछ चल रहा है केस सेकंड के लिए, मैंने बोला केस वहां पे खत्म हो गया फर्स्ट वाला, बाकी सारा सेकंड के लिए है। तो केस सेकंड है तो वो क्या होगा, हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जाके इसको बोल सकते हैं, उसको हम फाइनाइट है। तो अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जिस्ट कर लिया फाइनाइटली, अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर लिया तो इट इज यूनिक, कहेगा इट इज यूनिक। अगर हमारे पास कह रहे कि फाइनाइट होगी तो उसका जो आंसर आएगा यूनिक होगा। तो सिंपल सी बात है ना, एक ही क्वेश्चन के हमारे पास दो आंसर तो आएगी नहीं। अगर आंसर आ रहा है इनफाइनाइट है तो फिर तो हमारे पास आ सकते हैं इनफाइनाइट मैनी, अगर वो फाइनाइट है तो इसका क्या आएगा, एक ही यूनिक ऑप्शन हमारे पास आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, लिमिट अगर एक्स अप्रोच टू कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए कर रहा है अल्फा, तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अल्फा। अब अल्फा का मतलब क्या है, जहां पे कांस्टेंट है, तो कह सकते हो कि अगर लिमिट अप्रोच करिए, जैसे लिमिट एक्स अप्रोच टू कर रही है हमारे पास 2 को, तो जो हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ पे आंसर भी क्या आगे कांस्टेंट, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं होगी, चाहे जहां पे लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 हो रहा है, क्योंकि तो एक्स की वैल्यू हमने 5 पुट करनी है ना, लेकिन जहां एक्स से आई नहीं, सीधा 2 दिया तो 2 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हमें लिमिट जो मर्जी अप्रोच करे उसका हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है। अब थर्ड क्या है हमारे पास, अगर कह रहे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू करिए ए को, अब लिमिट तो सेम ही करेगी, जनरल के लिए ए को ही मैं बोलूंगा सारी जगह, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए की करेगी, बाकी आगे जो चेंजेस होंगे वो आपने देखने हैं। तो कह रहा है एक्स अप्रोच टू ए कर दिया, तो जहां एक्स की पावर अगर एन दिया है तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन, तो सीधा पुट कर दिया। देखो ए की पावर जहां पर, क्योंकि पावर एन में दिया है तो एन की वैल्यू कुछ भी इनफाइनाइट हो सकती है ना, तो अगर इनफाइनाइट तो मैंने कहा सीधी वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जहां पे एच बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते, इसलिए मैंने बोला। फोर्थ है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू कर रहा है ए को, एफ ऑफ एक्स, तो ये भी इक्वल टू वही चीज है, केस फर्स्ट वाला मैंने लिखा है जहां पे, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारी आपने याद ही करनी है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, सिंपल सा सही तरीके से लिखा हुआ, तो वहां से आप याद कर लेना, आपको ज्यादा सही लगेगा। बाकी आपको जो याद ही करनी पड़ेगी चीजें, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो क्या है, अब एक्स अप्रोच टू ए को कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, एक्स की जगह क्या आ गया, तो एफ ऑफ ए डिवाइड में क्या कर दिया हमने, जी ऑफ ए, जहां पे क्या है हमारे पास अब कि जी ऑफ ए नोट इज इक्वल टू जीरो, की जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो होगा तो ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, कांट भी डिटर्मिन हो जाएगा, तो वो चीज नहीं हमने करनी। वैसे डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये जी काफी जगह समझाई भी है मैंने। इसके बाद सिक्स्थ कह रहा है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए को कर रहा है, तो ई की पावर एक्स, अगर तो एक्स की जगह ए पुट होना है तो ई की पावर ए आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा है ये भी। इसके बाद हमारे पास एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब करवा देता हूं मैं वैसे, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा, करना होगा तो कर लेना, वैसे वो वहां से क्वेश्चन कम ही आता है। इफ इसको इस तरह से हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो एक्स कह रहा है हमारे पास अगर स्टैंड्स फॉर
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर जो हमारे पास 1 वैल्यू दी है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, या तो 1 होगा या उससे कम का होगा। तो ये चीज मैंने आपको इस तरह से जो ग्राफ वाले अगर वीडियो देखी होगी, क्योंकि वो ग्राफ जरूरी है आपके लिए, तो उसमें भी मैंने बताया था जहां से ओपन है जहां पे जाके क्लोज होता था, फिर जहां से ओपन जहां पे क्लोज। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जहां पे क्या है 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 से आगे जाएगा तो ये यहीं पे वैल्यू रहेगी, लेकिन 2 से कम हो सकता है। अगर हमने ये मान लो 2 है, आई होप दिख रहा होगा 2 है, इससे अगर हम थोड़ा सा पीछे पॉइंट लगाया हमने, मान लो जहां पे पॉइंट लगाया, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 1 पे चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ज्यादा उसके इक्वल होता है, जब से कम होता है उससे ज्यादा कभी नहीं जाता। तो अगर जहां एक्स लिखा तो हमने कहा कि एक्स से बड़ा होगा, सॉरी एक्स से बड़ा कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा हमारे पास, हमेशा क्या होगा, ज्यादा उसके इक्वल होगा, जो उससे लेस में होगा। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो वही जो 4 ऑप्शन है वो आपको पता ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने, मैंने प्लेइंग विद ग्राफ ऐसे करके कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, सारे ग्राफ रिलेटेड किया है, उन सभी ग्राफ्स का यूज जहां पे अभी लिमिट कंटिन्यूसी में काफी होगा। ठीक है, तो ये जितना भी अभी मैं टॉपिक करवाने लगा लगातार, मैंने स्टार्टिंग में जो बोले 5-7 टॉपिक, उन सभी में ग्राफ्स का यूज ज्यादा होगा। तो ग्राफ्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, वो ओपन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है ना, तो वो बाकी बच्चों के लिए भी सेम ही थी, क्योंकि वो वहां ज्यादातर IIT JEE में भी उसका यूज होता, तो मैंने सभी के लिए मैंने डाल दी थी फिर। तो अब इसके चार होती है हमारे पास कंडीशन। क्या होगा, अगर लिमिट कह रहे हैं कि एक्स अप्रोच कर रहा है हमारे पास a माइनस, मीन्स की लेफ्ट हैंडेड लिमिट को कर रहा है, तो जो हमारे पास जहां पे फंक्शन क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो क्या आ जाएगा, अप्रोच टू a को ही करना है, लेकिन माइनस में चल रहा है ना, तो क्या आ गया a से कम होगा, तो a-1 कर दिया। अब यही अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, अगर x a प्लस आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, अब प्लस भी आ गया, तो मैंने कहा कि x से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो अगर x है तो हमारे पास x को अप्रोच a करवा दिया तो a बन गया। ठीक है ना, अब हमारे पास यही अगर आ जाए थर्ड पार्ट, यहीं पे कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू कर रहा है ए को, अब ना तो माइनस दिया ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड एग्जैक्टली दी है हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स, तो अब कह रहे हैं कि हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो इसका इंटीजर हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारे पास हमेशा क्या होता है, एक जगह से ओपन होता है, एक जगह पे क्या होता है क्लोज होता है। तो ये अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको जहां समझ में आएगा वहां से। अभी के लिए आप ये रख लो कि अगर जहां पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ नहीं दिया तो ये डजेंट एग्जिस्ट होती है हमारे पास, इस तरह से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर हमारे पास ए क्या है, हमारे पास कोई भी इंटीजर है, इसके बाद फोर्थ क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए को ही कर दिया, जहां पे एक्स दिया है तो ये इक्वल टू क्या कर दिया, ए को आ जाएगी, ये चीज हमारे पास दी है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, सारे के सारे इसकी क्या है प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या करनी है, कुछ हमारे पास थ्योरम है 1-2, तो वो थ्योरम कर लेते हैं, फिर आपको हम नेक्स्ट करवाते हैं, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और उसको ये आना जरूरी है। पहले मैंने बता दिया मेथड, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से मैं अगर एग्जांपल करवाता तो अगर आपको मेथड ही नहीं पता तो समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने मेथड पहले समझा दिया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास है एक थ्योरम, अब नंबर मुझे याद भूल के जो भी था, थ्योरम में लिख देता हूँ, स्क्वीज प्रिंसिपल। और स्क्वीज प्रिंसिपल आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी होगा, इससे रिलेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है। अब इसको और क्या बोलते हैं, जिसको सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। सैंडविच थ्योरम आप मोस्टली ज्यादातर सुना होगा, स्क्वीज नहीं सुना होगा कहीं पे, लेकिन हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, तो इसलिए मैंने जब बता दिया आपको। तो स्क्वीज थ्योरम, तो ये नाम भी बोलते हैं, इसको सीधा आ सकता है, इसका अनदर नेम तो हमारे पास 1 मार्क में कुछ भी पूछ सकता है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स कह रहा है कि लेस देन है हमारे पास जी ऑफ एक्स है, और वो लेस देन किससे हमारे पास एच ऑफ एक्स है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू, हमारे पास किसको ए को ही करेगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, एल के दिया है, और यही हमारे पास इक्वल टू किसका, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। अब पहले एफ एक्स लिया, आगे हमने क्या ले लिया है, एच एक्स ले लिया, दो मीन्स की कोई भी लिमिट ले लिया, एफ एक्स और एच एक्स। तो ये दोनों लिमिट्स अगर इक्वल है हमारे पास, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जो इक्वल किया ना, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, देन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल दिया है,
ये कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। कह रहे कि ये सारा अगर हमारे पास गिवन दिया है तो ये हमारे पास बन जाता है। बाकी ये थ्योरम स्टेटमेंट आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अगर आप कहो कि मैं सोल्व कर दूं तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, पूरी थ्योरम कर दूंगा आपको, लेकिन फायदा कोई नहीं है, आपको रखना फिर स्टेटमेंट ही जा रहा है 1 मार्क का में स्टेटमेंट ही आती आ जाए तो सीधी याद रखनी है। जी एफ एक्स है या जी एक्स है, कह रहे कि अगर एफ एक्स और जी एच एक्स ये दोनों मीन्स की फर्स्ट और लास्ट वाले अगर हमारे पास इक्वल टू किसके हैं, मीन्स की एल दिया ना, एल की जगह कोई भी नंबर अगर मीन्स की इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल है तो इसके आंसर जो आएगा इक्वल होगा ना, तो एल आंसर मान लिया हमने, ठीक है। तो ये अगर कह रहा है इक्वल है तो इसके जो कह रहा है मिड वाली वैल्यू तो वो भी इक्वल टू एल के ही आएगी, वही नंबर के, जहां एल दिया तो जहां भी एल दिया, ठीक है। अगर जहां ए लिख दो जहां भी ए, कोई चक्कर नहीं वो। तो ये हमारे पास थ्योरम थी, तो ये चीज आपने याद में रखनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने करने लगे अभी जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का सबसे ज्यादा, वो क्या है हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वो चीज आपने याद रखनी है। एक दो आपको और भी मिल जाएंगी स्टेटमेंट थ्योरम जा, तो वो आप क्या कर सकते हो, सीधा याद रख सकते हो, नोट्स में आपको मिल जाएगी, वहां से रख लेने जा। वेट, ठीक है। तो क्या है हमारे पास आगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म। अब मैंने कहा कि जो मोस्टली क्या है एग्जाम में इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले ही आते हैं। तो अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले तो आप जैसे याद रख लो कि 7 तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। तो ये आपने 7 की 7 ही याद रखनी है। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो 0/0, इसके बाद इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर इसके बाद क्या है 0 क्रॉस इन्फिनिटी। अब मैं समझाता हूँ कि जो लिख के आ रहा हूं हो सकता है कि को समझ ना आ रही हो जाए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अब क्या है एग्जाम में आपको लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जहां पे ए की जगह 1 2 कुछ भी कर लो आप, एफ ऑफ एक्स होता है। अब ये फंक्शन है ना, मान लो हमारे पास वैल्यू क्या दी है, यही रख लो, जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 दिया है, जहां फंक्शन क्या दिया है हमारे पास 2x अपॉन में x का स्क्वायर, ये हमारे पास मान लो फंक्शन दिया है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो जहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 होगा ऊपर और ये नीचे भी क्या होगा 0, तो ये 0 0 फॉर्म होगी ना हमारे पास। तो ये क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मीन्स कि इसमें केस सेकंड लगेगा, जिसमें क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के अगर आ जाए तो वो हमारे पास क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट कांट एग्जिस्ट, ठीक है, कि वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मीन्स कि उसका आंसर ही नहीं है कोई। और एक एग्जाम में मोस्टली कहता है कि आंसर आने वाला ही होती है, नोट ऑप्शन वाला को बहुत कम आता है, लिटरली है कभी आ जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने निकालनी है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि लिमिट क्या होती है एक्स अप्रोच टू ए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स, तो इसमें क्या कर देते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर देते हैं इक्वल टू, अगर ए प्लस क्या आ जाए राइट हैंड लिमिट के लिए तो वहां पे एफ ऑफ ए प्लस एच कर देते। तो जो मैंने समझा दिया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए ना, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब इन दोनों में कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी ना, इधर भी कोई इक्वेशन बनेगी इक्वल टू, इधर भी कोई इक्वेशन बनेगी। उसको सोल्व करने के बाद कोई आंसर आएगा, जो उसका क्या होगा आंसर होगा, लिमिट होगी वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे ये इक्वेशन आई, इसी तरह से क्या आ सकता है, अगर जहां पे लिमिट एच अप्रोच टू क्या आ जाए, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी आ जाए, तो वो भी सेम चीज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगी। इसके बाद 0 क्रॉस इन्फिनिटी है, इसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, इस तरह से। और एग्जाम में जो ज्यादा आती है ना मोस्टली इन दोनों से आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आईबीसी से हुए हैं, लेकिन आपने याद रख लेनी है 7 की 7 कि आपको पता चल जाए। अब देखो एग्जाम में जब आपको मान लो यही क्वेश्चन है ना, ये देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास एग्जाम में, मान लो यही क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी सॉरी 0 2x अपॉन एक्स की स्क्वायर। अब नीचे 4 ऑप्शन दिया गया तो उसमें एक आंसर 0 भी दिया होगा। अगर आपने जहां से एक्स अप्रोच कर दिया 0 0/0, तो जहां पे 0 तो दिया है, तो आप अगर 0 को टिक कर रहे हो तो वो आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो वही मैंने कहा कि पहले सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है। अगर मान लो हमारे पास क्या दिया होता, अब 0/इन्फिनिटी जहां पे दिया कुछ नहीं दिया, अब 0/इन्फिनिटी नहीं दिया, मान लो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू कर दिया इन्फिनिटी को, जहां पे मान लो एग्जांपल यही ले लेते हैं इन्फिनिटी को कर दिया, इधर क्या आ गया हमारे पास 1/x आ गया। अब 1/इन्फिनिटी तो क्या बन गया, ऊपर 0 बन गया और नीचे एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी। अब 0/इन्फिनिटी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ना। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो इसमें हम सीधा पुट कर सकते हैं।
तो इसमें जो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो सीधा आंसर होगा। लेकिन अगर हमारे पास 0.0 जैसे आ गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो फिर हमने क्या करना है, सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करना है। उसके बिना अगर आप सीधा पुट करोगे तो आंसर ऑप्शन में दिया होगा लेकिन वो गलत होगा। तो मोस्टली बच्चे यही गलती कर देते कि हमने ऑप्शन ने दिया तो मीन्स की यही होगा। तो वो मोस्टली क्या करते हैं, जो ऑप्शन डालते हो अपनी मर्जी से नहीं डाल देते, क्वेश्चन क्या करते हैं सोल्व करते हैं, और गलत क्वेश्चन सोल्व करके उनके जो आंसर आ रहे होते हैं ना, तो मोस्टली वही क्वेश्चन में आंसर में वो डालते हैं ऑप्शन में। बच्चों के भी वो गलत ऑप्शन आएंगे तो बच्चे उस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से वो डालते हैं। इतना आजकल इजीली नहीं आ रहे हैं एग्जाम, तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जहां जहां गलती हो सकती है मैं साथ साथ में आपको बताता हूँ ताकि आपको उस टाइम पे गलती ना कर पाओ, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज मैं सीधा समझा दूं, बाद में गलतियां तो बाद में जान नहीं रहता, पढ़ने के टाइम उसी टाइम अगर आपको माइंड में लाई जाए वो बातें तो ज्यादा ज्यादा रहती हैं। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आ गई। अब आपको बस लिमिट में है ही सारा कुछ यही है। अगर आप देखो, बाकी आपको अगर मैं फार्मूला प्रॉपर्टी समझाऊंगा कि इससे शॉर्टकट किस तरह से मल्टी एग्जाम में करेंगे। लेकिन अगर जो सिंपल सी बात है ना वो यही है कि केस 1 है अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो केस 2 है। तो केस 1 और 2 आपको दोनों समझा भी दिए। 1 में हमने सीधी पुट कर देनी है, सेकंड में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है तो वो भी समझा दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास कुछ होती हैं जो नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, मीन्स कि हमने क्या करना है, नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं लेकिन इसी के जैसे 0 इन्फिनिटी की फॉर्म में होती है, कई बार वो पजल हो जाते हैं तो उसमें सीधे आंसर आएंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप देख लो क्या है नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब लिख लेना पूरा, नोट्स में मिल जाएगा। इसमें क्या है 0.infinity, जैसे मैंने अभी आपको बताई ना अभी एग्जांपल एक, तो वो क्या है 0.infinity है। इसके बाद इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जहां देखो माइनस था, इन्फिनिटी माइनस, जहां पे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ गया, 0 की पावर इन्फिनिटी आ गया। तो इसमें हमने क्या करना है, सीधी सीधी वैल्यूज ही पुट करनी है जो हमारे पास केस 1 में इसकी इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो गया, 0 पॉइंट समथिंग कुछ हो तो क्या होता है 0 आंसर, तो इसका आंसर 0 है। सब इन दोनों को प्लस करने पे जो आएगा तो वो क्या जाता है इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट तो नहीं होता, उसकी जगह क्या लिखते हैं, वो कांट बी डिटरमाइन लिखते हैं वैसे मोस्टली। अगर इनफाइनाइट लिखा है तो वो ऑप्शन है, नहीं तो फिर कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो वो होगा। अब इन्फिनिटी की पावर कुछ आ जाए तो वो भी क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी ही होता है। अब 0 की पावर हमारे पास कुछ कह रहा है, तो अगर 0 ही है तो उसकी पावर कुछ भी आ जाए क्या होती है, 0 की पावर वैसे कुछ भी आ जाए हमारे पास तो क्या होती है 1 होती है आई थिंक। 0 की पावर नहीं, हाँ गलती लगी मुझे, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये भी 0 ही आएगा। अब देखो ये 0 पॉइंट समथिंग और 0 की पावर है तो ये दोनों का आंसर 0 है, लेकिन हमें लगेगा कि ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो वो इसलिए मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ दोनों में। और ये कितनी होती है 4 होती हैं जो पजल करने वाली हैं। आपने सीधा याद रखना 0.0 और इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं। और इसका मेथड मैं आपको अलग से बताऊंगा शॉर्टकट वाला, वो क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल। और मोस्टली आपको पता भी होगा, मोस्टली बच्चों को जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ में किए हैं उनको एल हॉस्पिटल पता होगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में यूज होता है, 12th तक उसका यूज ही नहीं करते वो। तो वहां पे होता है, अगर लेंथी वाइज चले हमारे पास तो वो 1-1.5 पेज का जाता है, लेकिन उसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही उस हिसाब से दिया होगा कि आपको 1-2 स्टेप में निकल जाए वो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज वही मेथड हमारे पास काफी लेंथी होता है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन वैसे आते हैं कि लेंथी वे से वो निकलता नहीं है। तो वो मैं बताता हूँ। और सारे क्वेश्चन मोस्टली नहीं होगा कि अगर 0.0 और इन्फिनिटी है तो वो एल हॉस्पिटल रूल ही निकालना है। अगर सिंपल आया है तो वो आपको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा। पहले मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल 1-2 तो समझ में आएगी आपको। ये दोनों एल हॉस्पिटल रूल से निकलेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल मैं बाद में बताता हूँ आपको। बाकी सारे मोस्टली एग्जाम में आते नहीं है, अगर आते हैं तो हमने वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करनी है। अब इधर अगर ये चारों चीजें आ गई तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर सीधा सीधा यही होगा। 0.infinity बन रहा है ना, तो आपने वैल्यू पुट ही नहीं करके देखनी, आपने वैल्यू इधर देखी ना हमारे पास की लिमिट जो भी आ रही है उसमें पुट किया। अगर ये फॉर्म बन रही है तो ये 0 है, अगर ये फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी है, ये फॉर्म है इन्फिनिटी है, ये फॉर्म है 0 है। तो ये चीजें 4 याद रखनी है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, और ये आप इजिली इसको मत लो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, तो इसको ऐसे नहीं ले लेना कि आपने हाँ ठीक है तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। अगर तो टेस्ट क्लियर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार में कुछ भी समझ नहीं आएगा। सीधी बात बताऊं, मैंने अभी तक ज्यादा नहीं तो रेपिटेशन मेरी 10 से 12 बार हो चुकी है इसकी। बच्चों को जो पढ़ाया मैंने 3 तो बैचेज है, उससे पहले मैं ऑफलाइन काफी पढ़ा चुका हूँ।
तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे अभी मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाती कई बार, ठीक है ना। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको तो ऑब्वियस है कि कन्फ्यूजन होगी, आपको कई बार चीज़ें भूलेंगी भी, तो वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ होंगी, तो वो चीज़ें आपने खुद ही करनी है। मैं अपनी तरफ से जितना हो सके करवाऊंगा, बाकी अपने पे आप पे डिपेंड है, क्योंकि प्रैक्टिस अभी आप पे डिपेंड है कि आप कितनी करते हो। तो अब हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग हमने करने हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी लिमिट आती है तो उसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। तो इसके जो मेजर होते हैं ना वो 3 हमारे पास होती हैं, 3 हमारे पास वे होते हैं, होते तो काफ़ी हैं, 10-12 होते हैं, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट वे से लिखने हैं, हम शॉर्टकट वे से 3 हमारे पास मेथड है और वही आपने अप्लाई करनी है। अगर इसके अलावा अगर कोई मेथड आ रहा है ना तो मेरी मानोगे तो वो क्वेश्चन को छोड़ने वाला है वो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन होते हैं हमारे पास छोड़ने वाले, तो उस क्वेश्चन को आप उनके लिए छोड़ना बेटर होगा ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम लेगा आपका। तो हो सकता है कई बार 10-12 ऐसे लिमिट से आई थिंक आए हैं 6 से 7 क्वेश्चन, ज़्यादा ही आए, 8-10 क्वेश्चन आए आई थिंक। तो उसमें से अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा है छोड़ने वाला तो आप छोड़ दो, क्योंकि वो आपके 8-10 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन ले लेगा कई बार। तो वो हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या है फैक्टोराइजेशन, मीन्स कि उसके फैक्टर ना देने, फैक्टोराइजेशन। सेकंड क्या है हमारे पास, रैशनलाइजेशन। अब मैं समझाता हूँ कि जहाँ कहाँ अप्लाई होने हैं, रैशनलाइजेशन। और थर्ड हमारे पास मेथड क्या है, तो थर्ड हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट्स। और स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या होती है तो वो आपको अलग से समझाता हूँ अभी, पहले जो दोनों समझ लो। ऊपर क्या है फैक्टराइजेशन, क्या है, जैसे दिया है हमारे पास x³ - x दिया है। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर बन सकते हैं, क्या x कॉमन आ जाएगा, इसमें से x अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x² -1। अब इसके फिर से फैक्टर बन सकते हैं a² - b², तो क्या बन जाएगा x + 1 x - 1, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर बनाने हमारे पास। ये क्यों आएगा, क्योंकि इसके नीचे हो सकता है कि हमारे पास x + 1 हो, तो अगर इस तरह से होगा तो x + 1 नीचे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके साथ कट हो जाएगा, तो यही चीज हमारे पास बच जाएगी बस। तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन क्या करेंगे कि फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास क्या हो गए, वैल्यू स्मॉल हो जाएंगी, फिर उसमें पुट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने देखना है कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं, जहां x अप्रोच टू कुछ कर रहा होगा लिमिट, वो लिमिट जहां पे पुट करके देखनी है। और एक बात और, अगर आपने लिमिट मैंने बोला ना x अप्रोच टू, मान लो यही है कि हमने पुट करनी है, अगर जो लिमिट पुट करनी है ना हमारे पास ये फैक्टर बनाए जैसे, तो कभी भी फैक्टर सोल्व करने के बाद वो नहीं देखना आपने कि जैसे अभी हमारे पास सोल्व करने के बाद मान लो आ गया x और x + 1, तो इसमें हमने कभी भी ये नहीं पुट करना, जो हमारे पास फर्स्ट गिवन दिया है ना उसमें हमने लिमिट पुट करके देखनी है कि क्या फॉर्म बन रही है। ये नहीं करना कि आपने फैक्टर बना दिया, कट करने के बाद फिर देख रहे हो कौन सी फॉर्म बन रही है, तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज देखो ध्यान से, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जो हमारे पास मान लो क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमने लिमिट पुट की ना, तो हो सकता है कि इसमें फॉर्म हमारे पास 0.0 फॉर्म बन रही है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने इसके फैक्टर बना दिए, ये चीज डिनोमिनेटर तो कट हो गया, अब सिर्फ यही रह गया ऊपर वाला। अगर यही मान लो हमारे पास चीज रह गया, अब इसमें लिमिट पुट करने तो हो सकता है 0.0 तो फॉर्म बनी नहीं, देखो ना नीचे वाला डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया। अब इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, ये क्या बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी तो इसमें क्या मेथड होगा, सीधी पुट करने वाली, तो क्या आ जाएगा a + 1। लेकिन जो आंसर आया ये गलत होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखना है कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं। कभी भी फैक्टर सोल्व करने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं देखनी हमने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे जहाँ पे गलती काफी करते हैं, तो मैंने जहां जहां देखा है कि बच्चे गलती करते हैं वहां आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि आप वो गलती ना कर पाओ, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन में क्या कि आप तो पूछ नहीं पाओगे, तो मुझे लगता है कि जहां जहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है मैं खुद ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन का ये थोड़ा सा है कि अब बच्चे उसी टाइम रिप्लाई नहीं कर पाते, वो ऑनलाइन में होता है। लेकिन ऑनलाइन पे भी अभी हम आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर कम ही है, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन ही चल रहा था सभी, तो अभी लॉकडाउन की वजह से तो ऑनलाइन किया स्टार्ट। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीसरा बैच हमारा चल रहा है, तो काफ़ी उनको बेनिफिट भी हो रहे हैं। तो क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में हमने पुट करनी है लिमिट, वहां देखना है कि वो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं। अगर तो बन रही है ठीक है, नहीं बन रही है तो फिर हमने आगे अप्लाई करना है, फिर हमारे पास आंसर जो आएगा तो वो देखना है उस हिसाब से। तो ये चीज एक समझने वाली थी इसमें, ये किसके लिए हुआ, फैक्टराइजेशन की। अब रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन रूट में आता है, तो रूट में आए हुए ऑप्शन को हमेशा हमने क्या करना है, रैशनलाइज। मान लो जहां पे एक्स दिया है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से सॉरी ये क्या होगा हमारे पास, मान लो ये हमारे पास दिया है,
इस तरह से दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं ना। इसके अंदर मान लो 2x+3 है, अब इसमें क्या है 2x-3, 2x-3, इस तरह से रैशनलाइज करेंगे। उससे क्या होगा कि जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होगा ना उसका रूट खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास वो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो रैशनलाइज इसलिए यूज होता है, और जो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पे अप्लाई हो जाएंगे। अब बिना प्रैक्टिस के आपको जो समझ नहीं आएंगे तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी आप समझ में ध्यान रखो और नोट्स बनाओ। बाकी आपको मैं फिर बाद में समझा देंगे जो भी आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए। अब इसके बाद क्या है, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो होती हैं वो हमारे पास 10-12 होती है, तो वो आपको अलग से समझाता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले अभी हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती क्या है, तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें और जहां से क्वेश्चन आते हैं, मीन्स की हमारे पास क्या आता है, कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म ही पूछी होती हैं। अगर हमें आती होगी तो सिंपल क्वेश्चन 5 सेकंड में निकलने वाला होता है, अगर आपने की होगी तो क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 कर रहा है, अगर e की पावर x है तो इक्वल टू 1 होता है। अब एग्जाम में सीधा यही आ सकता है आपको, तो अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे तो कई बार हो सकता है टाइम लग जाए। वैसे ये तो सीधा ही कि x अप्रोच 0 कर रहा है, जहां 0 करेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है किसी की पावर जैसे। तो हमारे पास अगर वो पुट करने जाएंगे हमारे पास तो अलग तरह से कई बार लेंथी हो जाएंगे, उसकी आपने सीधी सीधी याद रखनी है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास इक्वल टू 1। इसके बाद सेकंड बात करें हम, सेकंड अगर लिमिट x अप्रोच टू कर रहा है e को, तो log ऑफ x है जो हमारे पास वो इक्वल टू 1 होगा। थर्ड है, जो याद ही करने पड़ेंगे आपको, तो मैं लिख रहा हूं बस आप याद रख लेना, नोट्स में मिल जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। अगर ये वैल्यू हमारे पास दी है तो ये इक्वल टू किसका दिया, n a की पावर n माइनस 1। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो आप। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू क्या था, n a की पावर n माइनस 1। तो ये थर्ड फॉर्म होगी हमारे पास। इसके बाद क्या है, लिमिट अगर x अप्रोच टू कर रहा है 0 को, a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू log ऑफ a। तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ। और जहां पे a जो क्या है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर 0 से कम होगा तो माइनस की पावर कुछ करेंगे तो वो हमारे पास पता है कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए उसने बोला कि 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 होगा तो फिर तो वैसे 0 होगा हरा, तो 0 नहीं होगा। तो ये कंडीशन साथ में है, इस कंडीशन जो साथ में होती है उसको भी ध्यान रखना है, कंडीशन नहीं भूलनी हमने। फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कह रहे लिमिट अगर x अप्रोच टू 0 कर रहा है e की पावर x माइनस x, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जा रहा है, स्टार मार्क करो। जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होती है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ में। तो ये फिफ्थ होगी। इसके बाद सिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, इसको कर देते हैं रब। अब हमारे पास सिक्स्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है जो, तो सिक्स्थ क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है लिमिट x अप्रोच टू 0 को कर रहा है 1 प्लस x की पावर n है हमारे पास अपॉन में x है, तो इक्वल टू n हो गया। सेवंथ, लिमिट x अप्रोच टू 0 को कर रहा है 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x इक्वल टू क्या था, e होता है। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ प्रॉपर्टी जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, log 1 प्लस x अपॉन में हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है। और नाइन्थ हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e है। तो आई होप समझ में आ जाएगी। जब 9 हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स है हमारे पास कि सीधे सीधे क्वेश्चन में आएगी। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन में ये आ गया, अब इसको सोल्व करने पे अब जाओ ही मत, आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो जो इक्वल टू 1, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने समझा दी कि कौन कौन सी है। एक जे भी अगर आप देखो तो जे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रीड सारी करना क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज या तो आपको सारी रखनी चाहिए वैसे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में से एक इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री की भी होती है, तो उसमें से हमारे पास जो एक दो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लो। x अप्रोच टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है इसकी। ये सेकंड क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 tan x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। थर्ड हमारे पास क्या दिया, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x इज इक्वल टू 0 है। और फोर्थ हमारे पास क्या दिया है, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। अब इसमें से जो फोर्थ वाली काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाली मोस्टली काफी जगह इसका यूज भी हुआ था। ये याद रख लो कि इन सभी में से भी अगर हम देखें ना तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन एक्स अपॉन में एक्स करेंगे, देखो इसको अगर हम 0 अप्लाई करने लगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0.0 फॉर्म बड़ी मीन्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है।
इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट करेंगे, लेकिन इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी जब करने जाओगे ना तो 0 माइनस एच तो साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो आंसर आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो दोनों इक्वल टू जीरो तो आएंगे, लेकिन इसका आंसर जीरो नहीं होगा, तो इसका आंसर 1 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लिमिट के वे से निकालने जाएंगे ना तो वो वहां पे आंसर गलत जाता है, तो इसलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है चाहिए कि इसको आप अगर दूसरे वे से भी निकालने जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, सेम मीन्स की tan के लिए भी होता है, tan x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। अब ये कोस के लिए नहीं होता तो कोस के लिए नहीं करना, और किसी के लिए नहीं होता ये। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं रेसिप्रोकल कि x अपॉन साइन एक्स और इधर x अपॉन tan x, तो तब भी आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, 1 नहीं रहेगा ना। तो वो आ सकता है घुमा के x अपॉन साइन एक्स और इधर x अपॉन tan x, तो फिर भी आंसर इसका 1 नहीं रहेगा। तो ये चीज आपने याद में रखनी है, ठीक है। तो थर्ड मेथड, 3 मेथड बताए थे, एक हमने फैक्टर वाला, एक रैशनलाइज और एक स्टैंडर्ड लिमिट। तो स्टैंडर्ड लिमिट ये होती है जो आपने याद रखनी है। इसके बाद अब हमारे पास कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, और उसमें से क्या है हमारे पास, वो भी प्रॉपर्टीज ही आप लगा के चलो। तो थ्योरम्स क्या है, थ्योरम बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है अब हमारे पास, इसमें पहले जो स्टेटमेंट है जो गिवन दिया होता है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल दिया है। इसके बाद क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम दिया है। इफ एल एम एग्जिस्ट, इफ एल कोमा एम एग्जिस्ट, अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो क्या कह रहा है हमारे पास, फर्स्ट लिमिट, अब ये तो स्टेटमेंट सभी के लिए, जितनी भी नीचे प्रॉपर्टी बता रहा हूं सभी के लिए सेम है हमारे पास स्टेटमेंट। तो क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, सॉरी लिमिट भी आएगी ना इसके साथ, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एल प्लस एम, और माइनस भी लगा लो, ठीक है ना। प्लस और माइनस दोनों के लिए, अगर प्लस की बात करें पहले, कह रहा है एफ प्लस जी एक्स है अगर हमारे पास, तो उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एफ एक्स अलग से निकाल ले लिमिट, जी एक्स अलग से निकाल ले, और उसका जो आंसर होगा, इसका आंसर एल आएगा, इसका आंसर एम आएगा, जो ऊपर दिए हुए हमारे पास, तो वो कह रहे हैं कि उसका आंसर अलग अलग से हम ऐड कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके भी। और अभी माइनस के लिए, तो माइनस के लिए भी सेम होगा हमारे पास। इसके बाद सेकंड है हमारे पास, सेकंड किसके लिए कह रहा है, मल्टीप्लाई के लिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ जी, अगर कह रहा है हमारे पास एक्स दिया है एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स, फिर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स। तो ये दोनों अलग अलग आंसर किया, तो इसका एक का आंसर एल और एक का आंसर एम, तो एल एम आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास, तो वह डिवाइड के लिए होगा, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ अपॉन जी एक्स आ गया अगर हमारे पास, तो वो कह रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स। अगर जे हमारे पास दिया तो इक्वल टू किसके आ गया, एल अपॉन एम के आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे मैंने बताया कि एम नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद फोर्थ, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए कर रहा है के ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास दिया है तो कह रहा है के ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स, वेयर के हमारे पास क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। तो इस तरह से हमारे पास दिया है फोर्थ। तो इसके बाद दो और हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखने तो नोट से देख लेना, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो मैंने बता दिया आपको। अब आपको एग्जाम में आएगा कैसे, जहां पे कोई फंक्शन एफ दिया ना, तो एफ की जगह क्या आएगा, 2x, इधर क्या आ जाएगा कोज एक्स, मीन्स के अलग अलग फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, ये तो मैंने नाम लिखे हैं बस। तो एफ कोई फंक्शन है, जी कोई फंक्शन है, उन दोनों को ऐड तो अब कर नहीं सकते, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू से तो ऐड होती नहीं है। तो अब क्या करेंगे, उस टाइम पे हमने इसको अलग से आंसर निकालना है, इसका अलग से आंसर निकालना है, जो आंसर आएंगे दोनों को ऐड करके आंसर लिख देना। तो इस तरह से इसको सेपरेट करने पे आसानी से आपको ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। और अभी आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ इसका बेसिक करवा रहा हूँ, लेंथी बेसिक। बाद में इसका जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके शॉर्टकट भी करेंगे, जो सिंपल शॉर्टकट भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हमने देख लेने हैं तब।
लेकिन ये सारा बेसिक आपको जानना जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं पता हो तो सीधा शॉर्टकट क्या होता है, भूलने वाली चीजें होती हैं। अगर आपको बेसिक पता है ना, तो आपको अगर मीन्स की शॉर्टकट भूल भी गया, आप बेसिक से स्टार्ट करने जाओगे ना, तो आपको शॉर्टकट याद आ जाएगा। ये फायदा होता है बेसिक ध्यान रखने का। तो अगर जो क्या करते हैं मोस्टली जो होते हैं जैसे कोचिंग सेंटर, तो वो क्या करते हैं, अगर वो सीधा शॉर्टकट करवा देंगे ना जा, तो क्यों बार बार कोचिंग लेते हैं बच्चे, इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाते हैं। तो मेरा वे थोड़ा सा अलग है, मैं हमेशा पहले बेसिक करवाता हूँ फिर शॉर्टकट पे जाता हूँ। क्योंकि अगर सीधा शॉर्टकट करेंगे ना, तो अब आपने कनेक्ट नहीं हो अगर स्टडी के साथ, उसको 2 मंथ के बाद भी अगर आप पढ़ने जाओगे ना, तो आपको सारा कुछ भूला होगा। क्योंकि शॉर्टकट कभी याद रहते नहीं, वो क्रैमिंग होती है। अगर आपने बेसिक सीखा है ना, तो बेसिक से ही अंदर से कहीं ना कहीं से शॉर्टकट बनते हैं। तो वो आप क्वेश्चन करने जाओगे तो शॉर्टकट आप खुद भी बना लोगे। कुछ शॉर्टकट ऐसे होंगे बच्चे खुद बना लेते हैं। कई बार मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर हाँ इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, कई बार बच्चे खुद भी शॉर्टकट बना लेते हैं कि हाँ इसको इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन वो तभी होता है अगर बेसिक क्लियर हो। तो इसलिए ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने। बाकी आपकी सारी प्रैक्टिस आप पे है। मैं जितना मर्जी करवाना हो सकता है, मेरे जहां से पढ़ने पे कोई बच्चा क्या है 130 140 भी ले आए, और कोई हो सकता है कि 90 भी आए हो, इतने कम ना आए किसी के। अगर मेहनत कर रहे हैं इतने, मेरी भी मेहनत लग रही है। लेकिन अगर किसी के आते हो तो वो क्या है, वो आपके पढ़ने पे कि वो आपको कितना किस वे से पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ, बाकी आप पे है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अदरवाइज आप जितना पढ़ रहे हैं तो उससे आई थिंक 120 से कम किसी के भी नहीं आएंगे मार्क्स, उससे ज़्यादा आएंगे। और मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरल वाले के ऊपर जाती है, ऐसी बीसी की तो वैसे काफ़ी नीचे रह जाती है। लेकिन आई थिंक इस बार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा। बाकी अपनी तरफ से आप मेहनत रखो पूरी। चलो आगे करते हैं, काफ़ी हो गया। तो हो गया, बस स्टैंडर्ड लिमिट भी होगी, फंडामेंटल थ्योरम भी होगी। ठीक है। इसके बाद अब फार्मूलाज हैं कुछ, सम इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन या बोल लो आप, क्या होते हैं जो फार्मूले ही हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने की ना कि ई की पावर एक्स वाली की थी, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर किसी को नहीं आती वो अलग है, इस फार्मूलेज का यूज कर सकता है। हमारे पास जो कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, लेकिन मैं बस समझा देता हूँ आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि वो आप ट्राई मत करना। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको मेथड दोनों समझा देता हूँ। हो सकता है कईयों को जो हमारे पास टिपिकल तरीका तो ज्यादा आसानी समझ आता है, कईयों को लगता है बच्चों को, कई बच्चे जानबूझ के क्या कहते हैं टिपिकल तरीके की तरफ ही जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये वाला मुश्किल तरीका है जो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म वाला था, वो सिंपल तरीका और टाइम बचाने वाला। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आपको नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा। इसमें से 2-3 जो इंपॉर्टेंट है लाइन्स वो मैं समझा देता हूँ बस। तो क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बोल लो इसको, मीन्स की फार्मूला बोल लो या कुछ भी बोलना है। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या है, ई की पावर एक्स। अगर ई की पावर एक्स आ गया तो इसको आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो इस तरह से, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, फिर हमारे पास क्या आएगा, सोन अप टू कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब देखो जरूरी नहीं कि ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स को आप इस तरह से करोगे तो वो तो क्या कर रहे हो, मुश्किल कर रहे हो क्वेश्चन। कई बार क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आया होगा। अब हमें अगर पता होगा कि जो ई की पावर एक्स है और क्या दिया होगा साथ में, मैंने आपको बताया था जैसे कि ई की पावर एक्स वाला क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना। अब ई की पावर एक्स की जगह क्या बोल दिया उसने, जहां बोल दिया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, जो पूरी लाइन देती है इनफाइनाइट तक। अब हमें पता होगा अगर कि जो ई की पावर एक्स है, तो हम जहां पे क्या कर देंगे, इसकी जगह ई की पावर एक्स करेंगे और जे इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चे अगर पता होगा तो देख के ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। क्या सोल्व किया आपने, कुछ नहीं सोल्व किया। आपको पता है जो ई की पावर एक्स है और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ई की पावर एक्स क्या होती है, 1 होती है। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी आते हैं घुमा फिरा के, आपको पजल करने वाले क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर आपने एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लिया ना, अब मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, तो आप कहोगे कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, 10 सेकंड में क्वेश्चन होने वाले हैं। उसमें से अगर 150 क्वेश्चन है तो इसमें 140 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 से 15 सेकंड में होने वाले होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं अगर 10 क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे है ना, तो वो मैंने आपको कहा कि वो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पजल करने के लिए होते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो उस आपको सही वही है कि अगर आपको 140 क्वेश्चन भी आपने सही किए हैं तो आप छोड़ दो 10 क्वेश्चन। हमें पूरा मार्क्स लेकर क्या करना, हमें तो जॉब चाहिए। जॉब तो आपको 130 तक भी मिल जाएगी आराम से। तो इसलिए आपने उस पर नहीं जाना है, जितना किया वो कंप्लीट करना है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आज मैं कुछ पढ़ा कम रहा हूँ, आई थिंक बोल ज्यादा रहा हूँ, लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको जो भी पुशअप मिलना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसके लिए मेहनत कर सको। तो फर्स्ट हो गया फार्मूला। इसके बाद सेकंड है, सेकंड साइन एक्स के लिए। अब साइन एक्स के लिए ज्यादा यही जो इंपॉर्टेंट है मैं समझा देता हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में मिल जाएंगे। आपने करने होगा तो नोट से कर लेना क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों ने करने हो तो मैं बता दूंगा नोट्स में। इसके बाद कोज एक्स वाला है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में, इसको मैं याद रखने का ना थोड़ा सा आपको समझाऊंगा भी शॉर्टकट।
उससे अगर आपको याद रह सके तो। cos x के बाद है हमारे पास tan x, x प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। अब ये हमारे पास जितने समझाए हैं ना ये इनफ है, इसके अलावा एक और करना मैं समझाता हूँ, पहले इसको याद रखने का तरीका देखो। e की पावर x क्या है हमारे पास, e की पावर x में हमारे पास क्या होगा, e की पावर ना तो इवन फंक्शन है ना ओड फंक्शन है, या कह लो कि दोनों फंक्शन है, इवन ओड दोनों है, इस तरह से बोल सकते हो, क्योंकि e की पावर फिक्स नहीं होती, ये इवन भी बन जाता है ओड भी बन जाता है, इसलिए e की पावर इवन और ओड दोनों आएंगे तो इसकी पावर भी दोनों आएगी। हमने x की पावर याद रखनी है, x की पावर 0, ऐसे तो इवन में लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं लेते उसको, नहीं तो इवन में बोलते हैं इसको 0 को। x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, आगे सोन अप टू जाएगा। देखो ये क्या है, ओड है और ये इवन है, जहां देखो ये भी इवन था, इवन ओड इवन, मीन्स की इवन ओड दोनों आ रही हैं जब किसी जगह पे, तो वो क्या है e की पावर x है जिसमें दोनों आ सकती हैं। उसके बाद साइन क्या होता है हमारे पास, ओड फंक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए, जब मैंने ये भी प्लेइंग विद ग्राफ्स में बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो प्ले लिस्ट आप जरूर देखना, काफी कुछ आपको वहां से समझने को मिलेगा अलग से, जो आपको अलग वे से क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताएगा। तो ये 1, 3, 5, 7 सोन अप टू, और नीचे जो पावर है वही नीचे आ रहा है, इधर फैक्टोरियल 1 है तो 1 नहीं लेगा, तो इसलिए नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। अगर लिखना तो लिख लो, जहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे 3 पावर तो 3, 5 है तो 5, तो साइन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, तो ओड वाली पावर आ रही है तो साइन हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, पहले माइनस आ रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से आ रहा है चेंज करके, जहां पे सारे प्लस ही आ रहे हैं। इसके बाद कोज क्या होता है, ओ इवन फंक्शन होता है, अब कोज इवन फंक्शन होता है पावर भी इवन आएगी, तो x की पावर 0 मैं कह रहा हूँ कि इवन मान के चलते हैं, x की पावर 0 1 आ गया, x की पावर 2 नीचे 2, x की पावर 4 नीचे 4, जहां माइनस प्लस, स्टार्ट हमेशा क्या होगा, प्लस से होगा, जहां पहले वाला प्लस है ना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है ना। मीन्स की फर्स्ट वैल्यू प्लस होगी तो उसके बाद आपने देख लेना जो भी होगा वो माइनस में जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, कोज क्या होता है इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन याद करना आपको, देखो कितना आसान हो गया। अब टैन क्या होता है, टैन बनता है साइन अपॉन कोज, मीन्स की साइन जे है कोज जे, इन दोनों को डिवाइड करके, तो डिवाइड करने पे अगर हम जाएं तो क्या आएगा सबसे पहले, तो इसमें हमने देखना है कि मोस्टली क्या आएंगी, इवन सॉरी हाँ ओड हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अगर हम बात करें सारी की सारी, देखो जहां भी ओड है, जहां भी ओड है, जहां भी ओड है, लेकिन जहां पे क्या फैक्टोरियल नहीं आ रहा नीचे न्यूमेरिक वैल्यू, तो टैन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन अगर आ जाए तो इस तरह से, ठीक है ना। अब इसमें क्या हमारे पास क्वेश्चन में आंसर क्या था, साइन, अगर हम बात करें जहां पे क्या था, लिमिट एक्स अप्रोच अगर हम कर दें सॉरी लिमिट एक्स अप्रोच 0, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, इक्वल टू हमारे पास 1 होता है ना, तो ये वैल्यू पूरी हमें पता है साइन है। अब इसके डिवाइड में अगर हमारे पास वो एक्स दे दे और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 दे दे, तो कहीं कौन सा क्या आंसर है इसका, तो हमें पता है ऊपर वाली वैल्यू पूरी क्या है, साइन एक्स है, नीचे एक्स है, तो इक्वल टू 1 आ गया। तो देखो कितना आसान है क्वेश्चन अगर आपने देखी, ठीक है ना। तो ये चीजें आने वाली हैं, इसमें स्टैंडर्ड का भी यूज हुआ और ये फार्मूले का भी, दो चीजें अगर आपको आती हैं तो आपने क्या कर लिया, इसको 5 सेकंड भी नहीं लगे, बस देखा समझा और 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आती, या ये फार्मूला नहीं आता, तो यही क्वेश्चन आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। दूसरे मेथड से जाओ तो वो तो फिर टाइम वेस्ट वाली बात है, तुम जितना मर्जी कर लो वो बेवकूफी होगी, तो ऐसी चीज आपने कभी नहीं करनी। अगर आपने 5 सेकंड देखना है, अगर 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि ये मेथड अप्लाई होने वाला है, ये ऐसे निकल सकता है, अगर आपको यही नहीं समझ कि ये निकलना कैसे है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। उस पर आप क्या करो, बस सीधा जय श्री राम करके फिर टिक लगा दो, तो वही सही रहेगा, ठीक है ना। या फिर उसको लास्ट के लिए रखोगे, टाइम आपके पास रात में बचता तो फिर उस पर दिमाग खपाओ थोड़ा सा अपना, पहले उस पर टाइम वेस्ट मत करना। तो यही मैं कहूंगा, बाकी आप देख लेना जैसे करना होगा। तो ये तो हो गए, इसके अलावा एक और मैं कह रहा हूँ कि आपको समझा देते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, फिफ्थ हमारे पास मान के चलो, इसके अलावा 4-5 और मिल जाएंगे फार्मूले, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज्यादा, तो वो करने होंगे तो आप खुद कर लेना, नोट्स में मिल जाएंगे। इसमें क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन में √2 एक्स का स्क्वेयर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स का हमारे पास क्यूब अपॉन में √3 सॉरी, ये हमारे पास फार्मूला। तो ये भी फार्मूला आप याद रख लो, कई बार ये भी फार्मूला पूछा जा सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा वैसे अभी तक नहीं पूछा गया कहीं, लेकिन अगर पूछा गया तो आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज है जो आपने याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इसके एल-हॉस्पिटल रूल, जो ही मैंने जो बताया कि हमारे पास 2 वे होते हैं ना, एक तो केस 1 था, एक केस 2 था इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपको मैंने बताई 7 होती हैं। अब 7 में से मैंने कहा कि 2 हमारे पास ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी
वो क्या किससे सोल्व होती है, तो मैंने कहा था एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व होती हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अब आपको मैं बताने लगा हूँ। तो अगर तो किसी ने ग्रेजुएशन मैथ्स में किया तो उसको तो पता होगा, सबसे सिंपल वाला जो होता था बच्चों को काफी पसंद आता था जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अब एल हमारे पास क्या है, किसी का नाम होगा उसने अपने नाम पर नहीं लिखा तो शॉर्ट क्या लिखा गया, एल हॉस्पिटल रूल है जी। ठीक है, बाकी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, याद रखो बस। क्या है, किसके लिए मैंने कहा, दो के लिए यूज होता है, 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और एग्जाम में मोस्टली यही आता है। और इसमें भी आपने देखने का अगर एक या दो मेथड मीन्स की, जैसे पहले मैं समझाता हूँ तभी समझ में आएगा ना। तो हमारे पास क्या दिया है, मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं। ठीक है, सिंपल मैं देखता हूँ, बाकी जो डिटेल में स्टेटमेंट है ना इसकी वो नोट्स में मिल जाएगी। और स्टेटमेंट नहीं आती आपको क्वेश्चन ही आएगा, तो समझो बस। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, लिमिट कहाँ पे अप्रोच करेगा, एक्स अप्रोच टू ए को ही करेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए को कर रहा है तो दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और नीचे क्या दिया, जी ऑफ एक्स, ये दोनों अगर दिए हैं तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स आ जाएगा। कब आएगा, अगर हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 है, तो तब हमारे पास आएगा। ठीक है, अब हम आपको एग्जांपल समझाता हूँ कैसे करना। मान लो हमारे पास लिमिट क्या दिया है, एक्स अप्रोच टू, अब एक ही जगह क्या आ सकता है, एक ही जगह तो कुछ भी आ सकता है ना, चलो 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 लिया, जहां पे क्या आ गया हमारे पास, एक्स की क्यूब, नीचे आ गया हमारे पास 2x। अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, और ये वैल्यू क्या है, जी एक्स है। अब हमने क्या किया, एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास इक्वल टू इसकी आएगा, मीन्स की इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स की जब तक 0 आएगा हम इसकी डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। अब देखो 0 पुट करके देखो, जहां ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ गया ना, 0 0 फॉर्म बन गई, जहां इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दोनों में से कुछ भी बन जाए, बन गई। अब इसने क्या करना, हमने डिफरेंशिएशन कर देनी है। तो कह रहे कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 2। अब देखो 0 0 फॉर्म बन रही है, जहां पुट किया 0, नीचे तो कुछ आया ही नहीं, अगर कुछ नहीं तो मीन्स की एक ही ना, नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं आया। लेकिन जो स्टार्टिंग में देखना हमने, स्टार्टिंग में क्या थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसमें हमने क्या करना, अब डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 पुट करने पे जो आंसर आएगा ना, तो वही हमारे पास क्या होता है, आंसर होता है। अब जहां आपको अभी लगेगा ना, चलो ये 0 आंसर आ गया अभी, ठीक है ना, क्योंकि 0 पुट किया 0 आ गया। लेकिन एग्जाम में वो तो अलग तरह से आ सकता है ना, मैं कुछ थोड़ा चेंजेस करता हूँ। मान लो जहां पे क्या दिया है, एक्स दिया था, ठीक है ना, अब जहां पे 0 0 फॉर्म थी, अब इसको करने के बाद क्या आया, 1 आया ना जहां पे, तो अब क्या आ गया हमारे पास, 0 + 1, तो क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1/2, तो 1/2 क्या आ गया आंसर। तो आई होप अब समझ में ज्यादा आया होगा, क्योंकि 0 से गलती लगेगी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये एफ एक्स है या जी एक्स है। अगर मान लो हमारे पास पुट करने पर फिर जहां पे 0 0 बन जाता, फिर जहां पे 0 0 फॉर्म बन जाती, तो हम इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, 6x अपॉन में नीचे कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होता तो 0 नहीं कर देना हमने इसको कांस्टेंट ही मान लेना कि ऐसा ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, बस रह गया हमारे पास 6x। तो फिर भी हमारे पास 0 0 फॉर्म नहीं बननी, ऊपर जो कुछ होगा तो उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी इसको इनफाइनाइट नहीं ले लेना कि अगर हमने किया, इसकी फिर से की तो नीचे 0 आ गया, तो वो डिनोमिनेटर 0 तो इनफाइनाइट चला गया, ऐसे नहीं करना हमने। अगर डिफरेंस है कांस्टेंट के बाद आई तो वो 0 होगी ना, लेकिन हमने 0 ने हमने कांस्टेंट समझ के चलना कि नीचे कुछ नहीं है, हमने जो ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली होगी वही रखनी है। तो ये 2-3 पॉइंट है इसमें जो कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं। बाकी देखो 2 ऑप्शन में निकल गया ना, और आप एक की डिफरेंशिएशन तो मन में ही कर लोगे, दूसरे की आपने डिफरेंशिएशन लिखनी पड़ेगी, और 2 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 2 से ज्यादा स्टेप में जा रहे हैं ना वो, तो आप क्या करो, इसको छोड़ दो क्वेश्चन को। ठीक है, जहां आप उसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से करो, जहां आप फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करो, उस वे से करो। कभी फिर इस वे से आपने नहीं करना, एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करना। लेकिन मोस्टली क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल 2 स्टेप में निकल जाता है। किसका नहीं निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का निकलेगा। जैसे आपने देखा होगा साइन और कोस है ना, तो वो तो कम ही नहीं हो गया, साइन की करेंगे कोस, कोस की करेंगे साइन, साइन की करेंगे कोस, कोस की साइन। ठीक है ना, माइनस प्लस देखना जो भी है, मीन्स की क्या है, ये कभी भी कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की ही आंसर आता जाएगा। तो इस तरह से इसमें कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, तो उस तरह के एल हॉस्पिटल से रूल से नहीं निकलते कई बार क्वेश्चन। बाकी न्यूमेरिक चाहे जितना मर्जी बड़ा है वो आपको निकल जाएगा। अब एक चीज और है, कई बच्चों को वो गलती लगती है, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स है ना, तो अगर मान लो जी आ गया हमारे पास, क्या लिखूं मैं, 1 + x अपॉन में x, मान लो जी आ गया। अब इसमें आपने ये नहीं कर देना कि u अपॉन v लगा देना है डिफरेंशिएशन, कि v डिफरेंशिएशन u की माइनस u डिफरेंशिएशन v की अपॉन में v के स्क्वायर, वो नहीं कर देना। आपने इसको इंडिविजुअल रखना है, ऊपर वाली अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाली अलग से। कभी भी u अपॉन v करके डिफरेंशिएशन नहीं करने लगना इसकी।
ठीक है। अगर दोनों जीरो आ गए मीन्स की ऊपर वाली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो आ गए हैं तो न्यूमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएशन। हमने कोई लिंक नहीं रखना बीच में कि हमने दोनों को कटिंग भी नहीं करनी, फिर अगर एलफ लगाना है तो कटिंग भी नहीं करनी है, ऐसा ही करना है क्वेश्चन सारा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। बाकी प्रैक्टिस के साथ है, क्योंकि क्वेश्चन अभी मैं करवाया नहीं कोई भी, तो प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएंगे। और क्वेश्चन आई थिंक मेरे पास हो गए भी नहीं, तो मैं खुद से बना के ही दूंगा क्वेश्चन आपको, तो वो टाइम हो सकता है थोड़ा सा लग जाए, क्योंकि बच्चों ने कहा था पहले स्टार्टिंग में मुझे कि नोट्स ही हमें कर दो प्रोवाइड। फिर जब मैंने ऑनलाइन किया फिर पेड के लिए, तो फिर बनता है कि आपको मैं कोशिश करूं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट वे से वो निकाल के बताऊंगा। लेकिन कई क्या होता है IIT JEE लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों वो भी सेंड करने लगते हैं, तो वो आपके लेवल के नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे 4 मार्क का क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो नहीं कोशिश करनी कि आप उसको कोई शॉर्टकट, तो कुछ होते हैं लेंथी वे वाले क्वेश्चन तो उसके शॉर्टकट नहीं भी होते। ठीक है, तो वो आपको फिर नॉर्मल वे से निकालने पड़ेंगे। अब इसके जो 3-4 शॉर्टकट बनते हैं तो वो करते हैं, उसके बाद लिमिट आपका फिनिश हो जाएगा। अकेला लिमिट इंडिविजुअल जो टॉपिक है ना वो फिनिश होगा। इसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी के साथ भी आएगा, लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी के साथ भी आएगा। तो वो हम पहले तीनों अलग अलग करेंगे, तीनों के तीनों टॉपिक, उसके बाद जो कंपैरिजन है ना वो करेंगे। तो इस तरह सीक्वेंस में चलता जाऊंगा। अगर मान लो जो फर्स्ट टॉपिक है अगला सेकंड होगा फिर थर्ड होगा, इस तरह से 30 टॉपिक बने हैं। अदरवाइज अगर हम सिंपल बात करें तो अदरवाइज तो फिर आपके 15 टॉपिक भी नहीं रहते, लेकिन हमने करने भी इसी तरह चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, अभी लिमिट करने लगे हैं। तो लिमिट का क्या रहेगा, अभी हमारे पास सिर्फ शॉर्टकट्स रह गए हैं। बाकी हम जो करेंगे तो वो कंपैरिजन के साथ साथ करेंगे। जब मैं कह दूं ना कि टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद आपने कहना है कि इसका ये शूट क्या है लिमिट का नहीं। ठीक है ना, कई बार होगा क्या मैं लास्ट में जाके लिमिट का कुछ बताऊंगा, क्योंकि वो उस टाइम पे ही उसका यूज होगा। तो कभी भी ये नहीं कहना कि लिमिट खत्म हो गया तो सर आपने ये नहीं करवाया। जब मैं आपको बोल दूं कि ये टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ सिलेबस में दिया है मैंने नहीं करवाया, तो फिर आप मुझे बता सकते हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा जो भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको कुछ सिलेबस से एक्स्ट्रा ही मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो भी करवाना जो कि सिलेबस में भी नहीं है। तो ऐसा नहीं आपने कभी भी सोचना कि कुछ छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं मैं। बाकी MCQ हो सकता है कुछ के आपको नहीं मिले, बाकी नोट्स आपको सभी के मिलेंगे, वो एक चीज भी नहीं आपके छूटेगी। तो क्या है सबसे पहले, अब इसमें हमारे पास है फर्स्ट हम करते हैं शॉर्टकट। क्या दिया है हमारे पास, कह रहे हैं कि इफ पोलिनोमियल इक्वेशन दी है हमारे पास, लिमिट पहले ले लो x अप्रोच टू इन्फिनिटी के लिए। अब जो मैं इन्फिनिटी के लिए बोल रहा हूं ना, तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी के लिए ही फिक्स है शॉर्टकट, कभी भी उसको 0 के लिए या 1-2 के लिए नहीं लेना है। तो शॉर्टकट का अभी शॉर्टकट बता दिया ना, तो मीन्स कि इसको आपने क्रैम ही करना है। तो इन्फिनिटी के लिए तो ये इन्फिनिटी के लिए, अब ये मेथड कहीं और नहीं अप्लाई होगा। तो ये चीज ध्यान में रख के चलनी है। आपने 0 दिया हो तो आप वही मेथड लगा दो तो गलत हो जाएगा। तो लिमिट अगर x अप्रोच टू इन्फिनिटी चल रहा है, ऊपर भी एक पोलिनोमियल दी है, कह रहा है पोलिनोमियल इक्वेशन ऊपर दी है और एक पोलिनोमियल इक्वेशन क्या दिया नीचे दी है। 2 इक्वेशन दी है हमारे पास पोलिनोमियल। हमने क्या करना है, अब ऊपर वाले का न्यूमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से समझाता हूं। इसमें 3 केस बनेंगे। कह रहे कि अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। ग्रेटर देन का मतलब क्या है हमारे पास कि पोलिनोमियल होगी ना, पोलिनोमियल मीन्स की न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है, मीन्स की इसकी पोलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी। जैसे x की क्यूब ऊपर दिया है और नीचे x की स्क्वायर दिया है, तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वो बड़ा होगा, जिसकी डिग्री कम होगी वो छोटा होगा। ठीक है ना, सिंपल है। 2 की 3 पावर 8 है और 2 की पावर 2 कितना 4 है, तो 8 बड़ा ही होगा। तो इस तरह से याद रखना है, डिग्री जिसकी ज्यादा है, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है तो आंसर इक्वल टू सीधा ही क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। हमने पोलिनोमियल 2 इक्वेशन दी है। मान लो इसकी एग्जांपल में साथ समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। मान लो दिया है x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या दिया है x की स्क्वायर प्लस 3 और लिमिट क्या दी है x अप्रोच टू इन्फिनिटी दी है। अब इतनी बड़ी इक्वेशन है, कोई बच्चा देख के वैसे डर जाए, लेकिन हमने क्या देखना है कि जे भी पोलिनोमियल ऊपर डिग्री 3 है नीचे डिग्री 2 है, मीन्स की न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो इसको सोल्व ना करो, सीधा आंसर इन्फिनिटी है इसका। ठीक है, तो इसी तरह से आपने शॉर्टकट याद रखना है। अब सेकंड, अगर कह रहा है कि न्यूमिनेटर क्या है स्मॉल हो जाए डिनोमिनेटर से, मीन्स कि अब न्यूमिनेटर की पावर क्या होगी, कम होगी, तो डिनोमिनेटर की क्या होगी, ज्यादा होगी, यही होगा। तो फिर क्या होगा, कह रहा है कि उसका आंसर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब क्या है, इसकी भी एग्जांपल लेकर चलो। अगर तो मान लो हमारे पास क्या दिया, लिमिट तो इन्फिनिटी ही चलेगा, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। ऊपर क्या चलेगा हमारे पास, a x की 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस c। हमने बड़ी डिग्री देखनी है। और नीचे क्या है, ए एक्स की क्यूब प्लस बीजे दिया है, जर्नल है, कुछ भी आप नंबर में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो x की पावर 4 तो दिया है, नीचे 3 दिया है, लेकिन देखो ना रूट भी दिया है ना, तो 4 का रूट करें तो कितना बना 2, तो इसकी तो हाईएस्ट डिग्री 2 होगी ना,
इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, नीचे 3 है, तो मीन्स की हमारे पास न्यूमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर सीधा 0 है। तो इस तरह से है। इसका थर्ड है, हमारे पास 3 होते हैं इसके केस। थर्ड क्या हो सकता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वली भी हो सकते हैं। अगर ये इस तरह से हो जाए तो फिर हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर और कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझो, समझ में आएगा। मान लो दिया है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स की क्यूब माइनस 5 एक्स की 4 माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 3 एक्स की 4 माइनस 1। अब देखो हमारे पास ऊपर भी पावर हाई, अब फर्स्ट वाले ने देखना जहां पे क्यूब है, तो ये इस तरह से नहीं, हमने हाईएस्ट डिग्री देनी है, जहां पे भी 4 है, जहां पे भी 4 है, हमने क्या कहा कोएफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री है जो उसका कोएफिशिएंट लेना है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -5, तो -5 आ गया। नीचे वाले का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल है चीजें ये, लेकिन सिंपल तभी लगेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस के बिना तो ये चीजें आपको याद ही नहीं रहेंगे। शॉर्टकट एग्जाम में आपको इतना बर्डन होगा उस टाइम पे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, आप सीधा फिर वही पुराने मेथड पे चले जाओगे। तो अगर प्रैक्टिस होगी तो उसी के साथ ही होगा। मैंने बता दिया, अब प्रैक्टिस है कि क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आपको कहीं से मिल सके, नहीं तो आप जितना हो सके जहां से भी आपको 12th के 11th 12th के जितने भी है ना बुक्स होती हैं उसके पीछे काफी ऑब्जेक्टिव टाइप भी दिया होता है, तो वहां से आप कर सकते हो। बाकी देखेंगे क्या होता है। अभी आप नोट्स पहले करो कंप्लीट, जो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट शॉर्टकट है। फर्स्ट के 3 पार्ट है। अगर हमारे पास पोलिनोमियल वाली इक्वेशन आई है तो आइए अब समझ में आ गया होगा, और ये आ जाता है क्वेश्चन, आई थिंक एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें सारी करवा रहा हूँ, बकवास कुछ भी नहीं यहाँ पे चल रहा। सॉरी मैंने थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज कर दिया, आई थिंक इसकी हो जाता है ना, कई चीजें यूजलेस होती हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया वो। तो एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कर रहा है। अगर हमारे पास कह रहा है कि एम ए प्लस एक्स की पावर एन, अब ये चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, मैं बता देता हूँ क्या है ये। ए माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है 2 अपॉन एम ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन एम। अब ये शॉर्टकट है कि अगर ये चीज हमारे पास दी है तो ये आंसर होगा इसका। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसके बिना तो आपको वैसे समझ में आएगा। तो ये 0 के लिए, अब तो 0 के लिए ही यूज होगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है, बाहर एम एम इसकी जो रूट दिया है, तो रूट क्या हमारे पास स्क्वायर रूट दिया है। अगर जहां पे 3 होता है क्यूब रूट है, मतलब वही मतलब होता है इसका। क्या आ गया 2 प्लस एक्स, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, दूसरी बार क्या आएगा हमारे पास माइनस, सेम चीज रखनी है ना ऊपर वाली, तो 2 है, इधर एक बार माइनस आया तो क्या कह रहा है 2 माइनस एक्स। नीचे क्या आ गया हमारे पास, अब नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स की पावर कुछ होनी चाहिए ना, तो एक्स की पावर हमारे पास सेम रहेगी। अब क्या चीज है, अब देखो इसमें जहां एक्स की पावर एन थी, जहां भी एक्स की पावर एन, तो जहां भी सेम है, ये तीनों सेम होनी चाहिए। तो जहां एक्स की पावर एन की जगह 1 आ गया, जहां भी 1 तो जहां भी 1 आ गया। ठीक है ना, जहां स्केयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाहर ये दोनों एम सेम होने चाहिए, तो देखो जहां अगर स्क्वायर है तो जहां भी स्क्वायर रूट है, मीन्स की दोनों जगह स्क्वायर रूट है। अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या आएगा 2, ऐसे ही आएगा अपॉन एम। एम का मतलब जो स्क्वायर रूट हो रहा है तो स्क्वायर आ गया, क्यूब रूट होता है तो क्यूब, तो क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। साथ में ए की पावर, अब ए क्या है 2 दिया है ए की जगह, देखो ए की जगह 2 दिया है तो क्या आ गया 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में एम। एम कितना दिया है हमारे पास 2, स्क्वायर रूट है जो 2 दिया है, तो ये किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 1 अपॉन 2 ही बन गया फिर से। तो जहां से क्या आ गया हमारे पास आंसर 2, और ये देखो 2 2 तो सीधा कट ही हो गया ना, तो बच क्या गया हमारे पास 2 की पावर 1/2, तो क्या बन गया 1/√2 हमारे पास आंसर। तो ये तो एग्जाम में दिया होगा आपने, अगर समझ लिया तो ये हमारे पास निकालना है, तो ये निकालने में 10 सेकंड लगेंगे आपको। ठीक है, लेकिन वही ये प्रैक्टिस के साथ होगी ये चीजें, अदरवाइज नहीं होगी। आई थिंक वीडियो लंबी चली जाएगी थोड़ी सी, लेकिन अभी थोड़ा सा रह गया, तो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में तो करेंगे नहीं, तो फिनिश करके ही अब हम इसको हटेंगे। तो थर्ड क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 को कर रहा है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या दिया 1 प्लस माइनस एन एक्स। ठीक है ना, तो ये ठीक है, ऐसे ही आपको इसकी एग्जांपल नोट्स में मिल जाएगी, वहां से कर लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और इन्फिनिटी। अब ये दोनों के लिए, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 भी आ जाए चाहे इन्फिनिटी आ जाए, दोनों सेम बात है। ए की पावर बी आ गया, तो वह इक्वल टू क्या कह रहा है कि क्या कर देना है हमने, ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और इन्फिनिटी। ठीक है ना, अगर जहां 0 है तो जहां ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अगर जहां इन्फिनिटी है तो जहां इन्फिनिटी, सेम आएगा दोनों जगह, अलग से नहीं कर देना। तो ए की पावर क्या कह रहा है, जे हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा a माइनस 1 और b। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको।
अगर इसकी मैं एग्जांपल करवाना चाहूँ, एग्जांपल देख लेना, आप नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स में मिल जाएगी वैसे आपको, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी। x प्लस एम अपॉन में x माइनस एन, ठीक है, सॉरी प्लस ही करते हैं दोनों जगह। ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो दूसरी ब्रैकेट में ax प्लस बी, ये इक्वल टू किसके हो गया था, e की पावर m माइनस एन, और साथ में क्या आ गया a। अब इसमें क्या है जो कांस्टेंट है, x जे वेरिएबल x है और जे क्या है कांस्टेंट, जहां पे m n की वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जे हमारे पास क्या है रहा है m और n, तो इन दोनों को माइनस कर दिया हमने, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू माइनस में आई। और क्या हो सकता है, यही सेम चीज को एक और वे से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स की स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अगर ये वैल्यू दी है, इसकी पावर ए एक्स प्लस बी दिया है, तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो ई की पावर एम माइनस पी, जो एक्स वाली वैल्यू है ना उसका न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, और साथ में क्या आ गया ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इसका जो फर्स्ट शॉर्टकट है ना वो गलती से मैंने लिख दिया है, वो क्वेश्चन देख लेना अगर आपको लगे क्वेश्चन में, वो इसलिए मैंने करवाया नहीं, कोई थोड़ा सा गलत है तो उसको आप फर्स्ट शॉर्टकट है जो नोट्स में मिलेगा वो आपको नहीं करना याद, क्योंकि थोड़ा सा गलत लिख दिया तो इसलिए मैंने करवाया भी नहीं है। तो लिमिट हमारे पास फिनिश हो गया है। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, तो नेक्स्ट में हम करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हमने स्टार्ट करना है। कंटिन्यूटी में कोशिश करेंगे कि 1 वीडियो में खत्म हो जाए। आई थिंक वो छोटी वीडियो होगी। अकेला जो कंटिन्यूटी का इंडिविजुअल है ना टॉपिक, तो बस स्मॉल ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये लिमिट थोड़ा बड़ा था, तो अभी 10 मिनट के लिए एक और वीडियो तो मैं बनाता नहीं, तो एक वीडियो में मैं कोशिश कर रहा था सारा फिनिश हो जाए। इसके अलावा किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। और अब आपको पता है कि वो बैच 1 हमारा खत्म हो गया है, तो बैच 1 खत्म होने के बाद अभी हमने बैच 4 स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें भी किसी ने ज्वाइन होना होगा, तो वो हो सकता है 1-2 दिन में आपको डिटेल आई थिंक पता चलेगी होगी, नहीं तो पता चल जाएगी अभी तक। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा 11th-12th की मैथ की कोई ट्यूशन क्लासेस लेना चाहे तो वो भी चल रहे हैं बैच। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी इसके बाद जब हमारे पास हो गया तो अब जल्दी ही हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज हमारे पास एक स्टार्ट करेंगे, उसको आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। जिन्होंने ज्वाइन किया उनको कंसेशन मिलेगी, और जिन्होंने बच्चों को रेफर किया होगा आगे तो उनको भी पता है कंसेशन मिल रही है कोई, तो वो करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।